हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 27 फरवरी 2025 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की कुछ हेल्प या मदद मिलती है या कुछ नया आप लोग सीखते हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। तो चलिए आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो हम लोग देखते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर है। तो यहाँ पर फ्रंट पेज पर जो बात की गई है वो ये है कि एक तो ये इमेज दिख रही है होगी आपको कि जो कुंभ का फेस्टिवल या कुंभ का जो मेला चल रहा था, महाकुंभ का, वो एंड हो गया है ना। कल शिवरात्रि का जो अंतिम दिन था उस दिन ये यहाँ पर त्यौहार एंड हो गया है। इसके बाद यहाँ पर डिलिमिटेशन को लेकर एक बार फिर से बातें होनी शुरू हुई हैं और जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका ये कहना है, ये बात पहले भी हुई है कि सदर्न स्टेट्स का कहना है कि अगर डिलिमिटेशन होगा तो उससे सदर्न स्टेट्स को नुकसान है ना, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है। उन्होंने जो फैमिली प्लानिंग के मेजर्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपनाए और इसलिए उनकी पॉपुलेशन कम रह गई है और पॉपुलेशन के आधार पर ही जो है वो डिलिमिटेशन होगा। तो उस आधार पर उनकी सीटें जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू द जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, ज़्यादा पॉपुलस स्टेट्स हैं लाइक योर उत्तर प्रदेश, बिहार, इनके कंपैरिजन में सीट जो है वो काफ़ी कम रह जाएंगी। तो इस बात की चिंता जो है यहाँ पर जताई जा रही है। ठीक है, तो उसको लेकर यहाँ पर जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका यही कहना है कि किसी का भी नुकसान इसमें नहीं होगा और एक फेयर तरीके से ये जो सीटों की शेयरिंग है या जो डिलिमिटेशन है वो किया जाएगा। इसको लेकर एक्सप्लेन पेज पर एक आर्टिकल भी है, वहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी एज सच यहाँ पर और कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो एक छोटा सा दिया हुआ है, दैट इज ट्रम्प ऑफर्स $5 मिलियन गोल्ड कार्ड वीज़ाज फॉर यूएस सिटीजनशिप, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक्सप्लेन पेज पर आर्टिकल है कि ये गोल्ड कार्ड बेसिकली क्या है। ठीक है, तो सीधे एक्सप्लेन पेज पर ही चलते हैं और वहाँ पर हमें 3-4 आर्टिकल्स देखने हैं। एक आर्टिकल कल का भी है छोटा सा, वो भी हम लोग देखेंगे। तो एक्सप्लेन पेज पर अगर मैं आऊँ, यहाँ पर बीच में कोई ऐसा खास न्यूज़ नहीं है। एक्सप्लेन पेज पर अगर आए तो एक तो यही बात करेंगे डिलिमिटेशन इन द साउथ की, फिर एक हम लोग बात करेंगे घड़ियाल्स जो है ना, जो घड़ियाल क्रोकोडाइल्स हैं उनके बारे में बात की जाएगी कि ये एंडेंजर्ड क्यों है और किस तरीके से मध्य प्रदेश में इनका कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है वो चलाया जा रहा है। ठीक है, ये बात करेंगे। एक है व्हाट टू नो अबाउट नासाज न्यू स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, नासा एक नया स्पेस टेलीस्कोप यहाँ पर जो है वो लॉन्च करने वाला है, तो इसके बारे में बात होगी। और एक ये वही है ट्रंप का जो गोल्ड कार्ड वीज़ा है वो कैसे काम कर सकता है, उसको लेकर क्या कंसर्न्स वगैरह है, ये सब बात करेंगे। ठीक है, और एक आर्टिकल जो है वो हमारे पास कल की डेट का भी बचा हुआ है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। छोटा सा ये आर्टिकल है, तो ये करके इन आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये डिलिमिटेशन वाले आर्टिकल की। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए यूनियन होम मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री ने वेडनेसडे यानी बुधवार के दिन ये कहा है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं, जो दक्षिणी राज्य हैं, वुड नॉट लूज इवन अ सिंगल सीट आफ्टर डिलिमिटेशन, यानी कि डिलिमिटेशन होने के बाद, डिलिमिटेशन या परिसीमन होने के बाद जो सदर्न स्टेट्स हैं उनकी एक भी सीट जो है वो कम नहीं होगी। ठीक है, और ये बेसिकली जो एक काफ़ी लंबे समय से जो आशंकाएं जताई जा रही हैं इस तरीके के स्टेट्स के द्वारा लाइक तमिलनाडु एंड कर्नाटका, कि उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट में कम हो जाएगा अगर डिलिमिटेशन जो है वो लेटेस्ट पॉपुलेशन डेटा के हिसाब से होता है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। ये उनकी काफ़ी लंबे समय से चिंता बनी हुई है, तो इसी चिंता को एड्रेस करते हुए यहाँ पर अमित शाह ने ये बात कही है। ठीक है, अब लार्जली ड्यू टू डाइवर्जेंट इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरीज ऑफ द टू रीजन्स, पॉपुलेशन ग्रोथ इन साउथ इंडिया हैज़ बीन फार स्लोअर देन इन द नॉर्थ। ठीक है, यानी कि जो नॉर्थ और साउथ रीजन्स हैं इनकी जो इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरीज रही हैं वो काफ़ी अलग रही हैं, है ना। तो इसी वजह से सदर्न इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया काफ़ी कम रहा है, यानी कि नॉर्थ में पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ी है और साउथ में उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी है। इसीलिए अगर डिलिमिटेशन होता है ऑन द लेटेस्ट पॉपुलेशन डेटा के आधार पर, तो नॉर्दर्न स्टेट्स को जो है वो लार्जर नंबर ऑफ सीट्स मिल जाएंगी इन द पार्लियामेंट कंपेयर टू द साउथ। ठीक है,
अब डिलिमिटेशन क्यों किया जाता है? तो डिलिमिटेशन बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। मतलब एक क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्रोसीजर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है। आप लोग मुझे बताएंगे, आप लोगों ने अगर ये चीज़ पढ़ी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वो डिलिमिटेशन के बारे में बात की गई है। ठीक है, और इसमें ये लिखा गया है कि डिलिमिटेशन इज टू बी कैरिड आफ्टर एवरी सेंसस इन ऑर्डर टू रीएडजस्ट द नंबर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड द बाउंड्रीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पॉपुलेशन डेटा। ठीक है, संविधान में ये लिखा गया है कि हर सेंसस के बाद, हर जनगणना के बाद जो है वो डिलिमिटेशन किया जाएगा, ताकि पार्लियामेंट यानी कि संसद में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको एडजस्ट किया जा सके, और जो कंस्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज होती हैं उनको रीएडजस्ट किया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट पॉपुलेशन डेटा। इसके पीछे आइडिया ये है कि दैट ईच कंस्टिट्यूएंसी हैज़ रफली द सेम नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन इट। ठीक है, बेसिकली आइडिया इसलिए है, मतलब ये डिलिमिटेशन का, कि हर कंस्टिट्यूएंसी में लगभग बराबर जो है वो जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब 1976 तक, 1976 तक हर सेंसस के बाद जो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनकी सीट्स को रीएडजस्ट किया जाता था पूरे देश में। ठीक है, ये चीज़ें 3 बार हुई हमारे देश में। एक बार 1951 में हुई, 1951 के सेंसस के आधार पर हुई। एक बार 1961 यानी कि 1961 के सेंसस के आधार पर हुई, और एक बार 1971 यानी कि 1971 के सेंसस के आधार पर हुई है। ठीक है, तो 3 बार सेंसस हुई 1976 से पहले, और तीनों ही सेंसस के आधार पर 3 बार जो है वो डिलिमिटेशन भी हुआ। इसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास किया जाता है 1976 में। इसमें क्या होता है, ये इमरजेंसी के दौरान पास हुआ। इसमें यह कहा गया कि जो पार्लियामेंट्री और स्टेट असेंबली की सीट्स हैं उनको जब तक 2001 का अब सेंसस नहीं होता वहाँ तक उन सीट्स को फ्रीज कर दिया गया, कि मतलब अब इन सीटों में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा बेसिकली 42nd अमेंडमेंट में पास कर दिया गया 1976 में। एंड दिस वाज डन सो दैट स्टेट्स विद हायर रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कुड इम्प्लीमेंट फैमिली प्लानिंग मेजर्स विदाउट लूजिंग रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। ठीक है, और ऐसा इसलिए किया गया कि जिन राज्यों में हायर रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो फैमिली प्लानिंग जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके, है ना, फैमिली प्लानिंग के मेजर्स इम्प्लीमेंट कर सके। और फैमिली प्लानिंग के मेजर्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, उनकी पॉपुलेशन थोड़ा सा कम होगी, तो फिर ऐसा ना हो कि उनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए। इसलिए उनको ये एक मौका दिया गया कि आप फैमिली प्लानिंग कीजिए, अपना जो हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कम कीजिए, लेकिन आपका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होगा। तो इस चीज़ को जो है वो 2001 की सेंसस तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। 2001 में हालांकि कंस्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज जो है वो थोड़ा सा ऑल्टर की गई, लेकिन हर राज्य में, मतलब जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं हर स्टेट में, और साथ ही साथ राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज या विधानसभा की सीट है उनमें परिवर्तन नहीं किया गया। नंबर ऑफ सीट्स में परिवर्तन नहीं किया गया, ना लोकसभा की ना राज्यों की विधानसभा की, लेकिन सिर्फ जो कंस्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज हैं उनको थोड़ा बहुत चेंज किया गया। ठीक है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सदर्न स्टेट्स ने यहाँ पर इस चीज़ का अपोज या विरोध किया था। अब वाई आर सदर्न स्टेट्स नर्वस अबाउट डिलिमिटेशन? अब सदर्न स्टेट जो है वो नर्वस क्यों है? देखो, पेनिनसुलर इंडिया या सदर्न इंडिया में आप कह सकते हैं जो स्टेट्स हैं उनको ये लगता है कि लेटेस्ट पॉपुलेशन डेटा के आधार पर अगर डिलिमिटेशन होगा तो उससे उनका पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से उनकी जो पॉलिटिकल हेफ्ट है, यानी कि जो उनका पॉलिटिकल एक तरीके से आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस है, वो कम हो जाएगी, है ना। सितंबर 2023 में ड्यूरिंग अ डिबेट इन पार्लियामेंट, जब ये वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया जा रहा था, और वुमेन रिजर्वेशन बिल भी बेसिकली तभी इम्प्लीमेंट होगा जब सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, तब जाके ये इम्प्लीमेंट होगा वुमेन रिजर्वेशन बिल, है ना, जिसमें 33% आरक्षण दिया गया महिलाओं को। तो इस बिल के ऊपर जब चर्चा हो रही थी तो डीएम के लीडर दैट इज कनिमोजी ने तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं दैट इज एम के स्टालिन,
उनका एक स्टेटमेंट जो है वो संसद में पढ़ा, उसमें ये कहा गया था कि इफ डिलिमिटेशन इज गोइंग टू बी ऑन द पॉपुलेशन सेंसस इट विल डिप्राइव एंड रिड्यूस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउथ इंडिया स्टेट्स। ठीक है, उन्होंने वही कहा कि अगर डिलिमिटेशन जो है वो लेटेस्ट पॉपुलेशन के आधार पर होता है तो इससे जो सदर्न स्टेट्स का पॉपुलेशन सदर्न स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाएगा। एंड देयर इज़ द फियर इन द माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ तमिलनाडु दैट आवर वॉइसेस विल बी अंडरमाइंड। और यही तमिलनाडु के लोगों के मन में एक डर है कि इससे क्या होगा, फिर उनकी आवाज़ जो है वो संसद में दब जाएगी। ठीक है, कनिमोझी को सपोर्ट करते हुए तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोइत्रा ने यह कहा कि डेटा के अनुसार वी विल हैव अ 0% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सीट्स फॉर, यानी कि कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि केरला हो गया है ना, वहाँ पर कोई भी सीट नहीं बढ़ेगी, ऐसा डेटा बताता है उनके अकॉर्डिंग। 26% सीटें जो है वो तमिलनाडु में बढ़ेंगी। और वहीं अगर हम थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ बात करें तो एमपी और यूपी जैसे राज्यों में जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सदर्न स्टेट्स, यहाँ पर 79% तक जो है वो सीटें बढ़ सकती हैं। ठीक है, ये इन्होंने कहा। इसके बाद पिछले साल अक्टूबर में जो राज्य में पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने अनाउंस किया कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो ऐसा कानून लाने के बारे में सोच रही है जिसमें ऐसे परिवारों को इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि अगर वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो। ठीक है, उसके कुछ दिनों के बाद रेफरिंग टू अ पोटेंशियल रिडक्शन ऑफ साउथ इंडिया शेयर इन सीट्स इन पार्लियामेंट ड्यू टू लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स जोक्ड। यहाँ पर स्टैलिन ने भी कुछ दिनों के बाद, मतलब इसी वजह से कि जो साउथ इंडिया का सीट का शेयर है वो कम है, ठीक है, तो उसको लेकर इन्होंने ये कहा, मतलब एक जोक मारा कि वाई नॉट एम फॉर 16 चिल्ड्रन, कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि 16 बच्चे पैदा किए जाएँ, तो इससे हमारी भी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी और हमारा भी जो रिप्रेजेंटेशन है सदर्न स्टेट्स का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसी साल मतलब पिछले साल जुलाई के महीने में संघ परिवार यानी कि जो आरएसएस है उसने भी ये कहा था कि जो लोअर बर्थ रेट्स हैं इन वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया हैड प्लेस्ड दीज रीजन्स एट अ डिसएडवांटेज। ठीक है, कि इन राज्यों में क्योंकि जो लोअर बर्थ रेट्स हैं वेस्टर्न इंडिया में और सदर्न इंडिया में, तो इसकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है, दे आर एट डिसएडवांटेज। आरएसएस एफिलिएटेड एक मैगजीन है, ठीक है, द ऑर्गेनाइजर, उसमें भी एक एडिटोरियल में ये कहा गया कि रीजनल इम्बैलेंस इज अनदर क्रिटिकल डायमेंशन दैट विल इम्पैक्ट द डिलिमिटेशन प्रोसेस ऑफ द पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज इन द फ्यूचर। कि जो रीजनल इम्बैलेंस है वो भी एक क्रिटिकल डायमेंशन होगा जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन है उसके ऊपर असर पड़ेगा। वेस्ट और साउथ के जो स्टेट्स हैं उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर काफ़ी अच्छा काम किया है एंड देयरफॉर फियर लूजिंग अ फ्यू सीट्स इन पार्लियामेंट इफ द बेस पॉपुलेशन इज चेंज्ड आफ्टर द सेंसस। ठीक है, और उनको यही डर है कि पार्लियामेंट में उनकी कुछ सीटें जो हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है, सेंसस के बाद। अब व्हाट डज द डेटा से, अब डेटा क्या कहता है कि द नंबर ऑफ सीट्स ईच स्टेट्स गेट आफ्टर डिलिमिटेशन विल डिपेंड अपॉन द बेस एवरेज पॉपुलेशन दैट अ डिलिमिटेशन कमीशन एज एंड व्हेन कंस्टिट्यूटेड विल अराइव एट। ठीक है, कि हर राज्य को डिलिमिटेशन के बाद कितनी सीटें मिलेंगी वो एक बेस एवरेज पॉपुलेशन है ना, उसके ऊपर निर्भर करेगा। और ये बेस एज पॉपुलेशन जो है वो कौन डिटरमाइन करेगा, जो परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, जब भी बनाया जाएगा वो जब ये वैल्यू बताएगा उसके बाद। अभी तक हमारे देश में 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बना है, क्योंकि 4 बार ही डिलिमिटेशन हुआ है, मैंने आपको बताया 1951 के सेंसस के आधार पर, 61 के सेंसस के आधार पर, 71 के सेंसस के आधार पर, और 2001 में जब बाउंड्रीज को अल्टर किया गया था, हालांकि उसमें नंबर ऑफ सीट्स में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था कि डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश में अभी तक कितनी बार बना है। ठीक है, इट इज़ ओनली 4 टाइम्स। वेरी इजी क्वेश्चन है ना। अब 1977 की लोकसभा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें देखिएगा एवरी एमपी इन इंडिया रिप्रेजेंटेड 10.11 लाख पीपल ऑन एन एवरेज। यानी कि हर एमपी, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक कंस्टिट्यूएंसी का जो साइज़ है वो लगभग उसमें 10 लाख के आसपास लोग हैं, 10,11,000 के आसपास। ठीक है, अब ये हर कंस्टिट्यूएंसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पर एग्जैक्टली सेम पॉपुलेशन हो, लेकिन ये डिज़ायरेबल रहता है कि हर कंस्टिट्यूएंसी जो है वो इस एवरेज के आसपास हो।
ठीक है, मतलब वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इस एवरेज के आसपास हो 10,11,000 की। हाउएवर देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट दिस बेस एवरेज शुड बी। इस बात पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये बेस एवरेज कितना होता है। अगर ये 10,11,000 का एवरेज जो है इसको रखा जाता है, अगर इसको रिटेन किया जाता है इस बार भी, तो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो नियरली 1400 हो जाएगी। ठीक है, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है 2025 का, उसके अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारे देश की जितनी आबादी अभी है उसके हिसाब से अगर हम ये मान के चलें कि हर 10,11,000 पर एक एमपी होना चाहिए, तो क्योंकि हमारे देश की आबादी लगभग अभी 141 करोड़ से ज़्यादा है प्रोजेक्शन अभी 2025 में, तो उसके हिसाब से 1400 के आसपास या 1400 से लगभग थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो सांसद होने चाहिए लोकसभा में। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि यूपी इंक्लूडिंग उत्तराखंड, इसमें लगभग जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो लोकसभा में 3 गुनी हो जाएंगी। ठीक है, यूपी और उत्तराखंड में मिला के अभी 85 सीट्स हैं, 80 यूपी में है, 5 उत्तराखंड में है, तो ये 85 सीट का बढ़ के 300 सीट 250 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें बिहार इंक्लूडिंग झारखंड, इसमें भी सीटें जो हैं वो 25 से बढ़कर 82 हो जाएंगी। लेकिन तमिलनाडु के शेयर की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु का शेयर जो है वो 39 से सिर्फ 76 पहुंचेगा, और केरला का जो प्रेजेंट 20 है वो 36 पहुंचेगा, यानी कि डबल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि नई पार्लियामेंट में जो सीट्स है, जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 888 की है, जो नई पार्लियामेंट अभी बनी है ना, जो नई संसद बनी है उसमें, तो दिस फॉर्मूला इज अनलाइकली टू बी रिटेन्ड, तो इसलिए ये 10,11,000 रखा जाएगा, ये उम्मीद कम है, इसको बढ़ाया जाएगा। अब इसमें इन्होंने अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ दी हैं कि अगर हर कंस्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन मान लीजिए 20 लाख रख ली जाती है, जो अभी 10,11,000 है, उस बेस एवरेज को बढ़ाकर अगर 20 लाख कर लिया जाता है, तो पार्लियामेंट में 7 सीटें हो जाएंगी, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा में। ठीक है, कंपेयर टू 543 एट प्रेजेंट, तो ये पॉसिबल है कि इतनी सीटें रखी जा सकती हैं। तो इसमें भी सदर्न स्टेट्स को जो है वो नुकसान होगा। तमिलनाडु वुड नाइदर गेन नॉर लूज सीट्स, तमिलनाडु को कोई सीटों का फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा। केरला में बल्कि 2 सीटें कम हो जाएंगी। यूपी इंक्लूडिंग उत्तराखंड में 126 सीटें हो जाएंगी, जो अभी 85 हैं, और बिहार इंक्लूडिंग झारखंड में हो जाएंगी 85। लेकिन अगर इस एवरेज पर कंस्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन को 15 लाख में रखा जाता है, तो उससे लोकसभा में 942 सीटें होंगी। तमिलनाडु और केरला में थोड़ा सा इंक्रीज होगा टू 52 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। यूपी और बिहार की जो संख्या है वो बढ़ के 168, यूपी इंक्लूडिंग उत्तराखंड एंड बिहार इंक्लूडिंग झारखंड वो 168 और 114 पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो मतलब ये इन्होंने कुछ सिनेरियो बताए हैं। अब एग्जैक्टली ये वैल्यू क्या आएगी, ये तो जब सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, तब जाके बात है। ठीक है, अब हाउ विल इलेक्शंस बी इम्पेक्टेड, अब इन सब चीज़ों से जो इलेक्शंस हैं वो कैसे प्रभावित होंगे। रीजनल पार्टीज़ जो हैं, जो साउथ की रीजनल पार्टीज़ हैं, वो ये फील करती हैं कि डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन कुड स्क्यू इलेक्शंस इन फेवर ऑफ पार्टीज सच एज द इनकम्बेंट बीजेपी विद अ बेस इन द नॉर्थ। कांग्रेस टू शेयर्स दिस एंग्जाइटी। ठीक है, कि मतलब जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको ये लगता है, जो साउथ की रीजनल पार्टीज़ हैं, कि अगर डिलिमिटेशन इस तरीके से पॉपुलेशन के आधार पर होता है तो उससे जो इलेक्शंस हैं वो बीजेपी जैसी पार्टियों के फेवर में चले जाएगा, क्योंकि बीजेपी का वैसे भी नॉर्थ में बेस ज़्यादा है और नॉर्थ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वहाँ की सीटें ज़्यादा होंगी, तो बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा। कांग्रेस को भी इस तरीके की जो है वो मतलब आशंकाएं या एंग्जाइटी है। इसके बाद 1980s और अर्ली 90s में बीजेपी का जो राइज या उदय होता है ऑन द बैक ऑफ राम टेम्पल का जो पूरा का पूरा आंदोलन था उसको लेकर, राम मंदिर का, एंड द अराइवल ऑफ सोशल जस्टिस पार्टीज फॉलोइंग द मंडल मूवमेंट, कांग्रेस हैज़ बीन डूइंग पुअरली इन द हिंदी हार्टलैंड। हिंदी हार्टलैंड मतलब जो आपका ऊपर का हिंदी बेल्ट वाला रीजन है, ठीक है, जिसको कहीं कहीं पर काऊ बेल्ट भी बोला जाता है, आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान, एमपी, ये सारा जो रीजन है, वहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, फ्रॉम विनिंग 51 सीट्स इन यूपी इंक्लूडिंग उत्तराखंड एंड 30 सीट्स इन बिहार इंक्लूडिंग झारखंड, इसका जो आंकड़ा है वो इन 2 राज्यों में 6 और 5 तक पहुँच गया। ठीक है, अब इस बार जब पार्टी के पास लोकसभा में 99 सीट्स हैं, 99 सीट्स हैं पार्लियामेंट में, तो कांग्रेस ने उनमें से 53 सीटें जो हैं वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला और तेलंगाना, तमिलनाडु में जीती हैं। और जब 232 सीटें थी इंडिया, मतलब पूरी इंडिया ब्लॉक के पास 232 सीटें हैं 2024 में, तो उसमें भी 100 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो पॉपुलस नॉर्दर्न स्टेट से आई हैं, 100 से आसपास सीटें। ठीक है, बाकी सीटें जो हैं वो साउथ से ही आई हैं।
जो कांग्रेस ने 2019 में 52 सीटें जीती थी, उसमें से 15 सीटें केरला में आई थी, 8 तमिलनाडु से थी। 2004 में भी जब कांग्रेस को 145 सीटें मिली थी, तो उसकी जो मेजॉरिटी ऑफ इट्स विक्ट्रीज है वो साउथ इंडिया से आई थी। 29 सीट्स आंध्र प्रदेश से इंक्लूडिंग तेलंगाना। और 2009 में भी जब कांग्रेस दोबारा जीती थी, तब आंध्र प्रदेश से 33 सीट्स आई थी। तो कांग्रेस जैसी पार्टी को भी नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, ठीक है। सदर्न स्टेट्स से ही उसको जितनी सीटें मिलती हैं, ज़्यादातर वहीं से सीटें मिलती हैं, मेजॉरिटी, ठीक है। तो रीजनल स्टेट्स को भी इस बात का लेकर कंसर्न है कि अगर डिलिमिटेशन इस आधार पर होता है, पॉपुलेशन के आधार पर, और सदर्न स्टेट्स की सीटें अगर कम होती हैं या बढ़ती भी हैं और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं, देयर इज़ अ मॉडेस्ट इंक्रीज उनमें होता है, तो उसकी वजह से उनको भी नुकसान होगा, ठीक है। अब ये बात हालांकि अभी एकदम नहीं होना है, क्योंकि मैंने बताया पहले सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, तो इट विल टेक टाइम, बट ये चर्चाएं अभी से चल रही है। तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए अबाउट द डिलिमिटेशन एंड ऑल, ठीक है। क्लियर है आर्टिकल? चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई घड़ियाल्स आर एंडेंजर्ड एंड हाउ एमपी हैज़ लेड कंजर्वेशन एफर्ट्स। देखो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले हफ्ते 10 घड़ियाल बेसिकली जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, ये ध्यान रखें। इनको जो चंबल रिवर में छोड़ा एट द नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी इन मुरैना, ठीक है। एमपी हैड लेड अ डिकेड्स लॉन्ग एफर्ट फॉर द क्रोकोडाइलियंस कंजर्वेशन। तो एमपी जो है वो काफ़ी लंबे समय से इनका कंजर्वेशन कर रहा है, और आज इंडिया की जो घड़ियाल पॉपुलेशन है उसका 80% जो है वो यहीं है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अब घड़ियाल्स बेसिकली होता क्या है, इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज गैवियालिस गैंजेटिकस। ये एक लॉन्ग स्नाउटेड फिश ईटिंग क्रोकोडाइलियन है, ठीक है। स्नाउट मतलब होता है जो ये वाला पोर्शन होता है ना, जो आपको ये एक्सटेंडेड पोर्शन दिख रहा है इस तरीके का, दिस इज नोन एज स्नाउट, ठीक है। फिश ईटिंग ये होते हैं, है ना। अब इनका जो नाम है दैट इज घड़ियाल, दैट कम्स फ्रॉम द हिंदी वर्ड घड़ा, ठीक है। घड़ा बोलते हैं ना, घड़ा, वो तो हिंदी वर्ड वहाँ से इनका नाम आया है, दैट इज घड़ा, मीनिंग पॉट और वेसल, रेफरिंग टू अ बल्बस स्नाउट टिप ऑफ एडल्ट मेल्स विच रिजेंबल्स एन इन्वर्टेड पॉट। तो इनका जो बेसिकली ये जो आगे का एरिया होता है, ये एक इन्वर्टेड पॉट की तरह, इन्वर्टेड घड़े की तरह दिखाई देता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया यहाँ से घड़ियाल, ठीक है। अब घड़ियाल्स आर सेक्रेड इन इंडियन माइथोलॉजी, ऑफन डिपिक्टेड एज द डिवाइन माउंट ऑफ गॉडेस गंगा, ठीक है। गॉडेस गंगा का डिवाइन माउंट इनको माना जाता है। इनका जो स्लेंडर स्नाउट्स लाइंड विद न्यूमरस शार्प इंटरलॉकिंग टीथ आर अडेप्टेड टू ट्रैप फिश, द मेन स्टे ऑफ देयर डाइट, ठीक है। मेनली ये फिश ही कंज्यूम करते हैं, और इनका जो ये इतना लंबा सा स्नाउट होता है, उससे थ्रू ये फिशेस को, और उसमें टीथ वगैरह भी होते हैं, तो उसके थ्रू ये फिश को ट्रैप कर सकते हैं। मेल जो है उनकी हाइट या उनकी जो लेंथ आप कह सकते हैं वो लगभग 3 से 6 मीटर की होती है। फीमेल लगभग 2.6 टू 4.5 मीटर होती है। और घड़ियाल का जो मेटिंग सीजन है दैट इज़ इन विंटर, नवंबर टू जनवरी, ठीक है। सैंड बैंक्स और आइलैंड जो हैं दे आर क्रिटिकल टू देयर इकोलॉजी, सर्विंग एज प्रिफर्ड साइट्स फॉर बास्किंग एंड नेस्टिंग, ठीक है। सैंड बैंक्स और आइलैंड जो हैं ये इनकी इकोलॉजी के लिए काफ़ी क्रिटिकल हैं, क्योंकि ये इनकी प्रिफर्ड साइट्स होती है जहाँ पर ये नेस्ट वगैरह बनाते हैं, अपने एग्स वगैरह ले करते हैं वो। और बास्किंग के लिए, बास्किंग मतलब व्हेन दे फील एक्सपोज टू द सन, मतलब जब वो सन से एक्सपोज होना चाहते हैं तो उसके लिए, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि धूप सेकने के लिए ये यहाँ पर आते हैं। मार्च से मई के महीने में जब नदियों का जल स्तर कम हो जाता है, तो फीमेल घड़ियाल जो हैं वो एक्सपोज्ड सन बैंक्स और आइलैंड्स में आते हैं, वहाँ पर वो नेस्ट वगैरह बनाती हैं, वहाँ पर वो अपने एग्स ले करते हैं। और फीमेल जो हैं वो फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर हैचिंग हो जाने के बाद जो फीमेल्स हैं वो कुछ दिनों के लिए पेरेंटल केयर या अपने यंग वंस को प्रोवाइड करते हैं। घड़ियाल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिवर्स इकोसिस्टम बाय क्लीनिंग अप कैरियन द डीकेइंग फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, ठीक है। बेसिकली ये रिवर के इकोसिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डेड एनिमल्स का फ्लैश होता है, जो डीकेइंग फ्लैश होता है, उनका जो सड़ा हुआ मांस होता है, उसको भी ये कंज्यूम कर लेते हैं। तो उसकी वजह से जो रिवर इकोसिस्टम है ये उसको भी क्लीन करते हैं। अब वाई डिड सीएम रिलीज घड़ियाल्स इन द रिवर? देखो यहाँ पर 10 घड़ियाल जिसमें से 9 मेल और 1 फीमेल है,
उनको चंबल रिवर में छोड़ा गया है ऑन 17 फरवरी टू बोल्स्टर द पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल इन द स्टेट। ठीक है, घड़ियाल की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। हाईएस्ट नंबर ऑफ घड़ियाल जो है इंडिया में वो मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखेगा। 2024 का सेंसस बताता है लगभग 2500 के आसपास यहाँ पर हैं चंबल सेंचुरी में ही। और ये एक ऐसा अचीवमेंट है, किस वजह से हुआ है? डिकेड्स ऑफ कंजर्वेशन की वजह से। ठीक है, कई दशकों का यहाँ पर कंजर्वेशन एफर्ट्स किए गए हैं, उसकी वजह से ये चीज़ हुई है। घड़ियाल की पॉपुलेशन जो है 1950-60s के समय में लगभग 80% तक उसमें कमी आ गई थी, तो उसके बाद इस तरीके के कंजर्वेशन जो है वो किए गए हैं। ग्लोबली अगर हम बात करें तो घड़ियाल की जो पॉपुलेशन है 1997 तक उनमें स्टडी रिकवरी थी, लेकिन 97 से लेकर 2006 के बीच में उनमें 58% उनकी संख्या में कमी आती है। और वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स ने ये कहा है कि म्यांमार, भूटान में इनकी लगभग ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। और इनकी कुछ पॉपुलेशन जो है वो अभी कम मात्रा में है पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में का जो अपर ब्रह्मपुत्र का रीजन है वहाँ पर पाई जाती है, लेकिन कम है। अब घड़ियाल्स को क्या थ्रेट है, सबसे ज़्यादा नुकसान इनको या खतरा क्या है? तो हिस्टोरिकली जो घड़ियाल की पॉपुलेशन है ये कम हो रही है ड्यू टू ओवर हंटिंग। ठीक है, ज़्यादा शिकार हो रहा है उस वजह से। एंड दे आर प्राइज्ड फॉर देयर स्किन, एग्स एंड एज ट्रॉफीज़। ठीक है, इनका इस्तेमाल इनके मतलब स्किन के लिए, इनके एग्स के लिए और इनके उससे मतलब ट्रॉफीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, तो इसलिए ओवर हंटिंग इनकी ज़्यादा हो रही है। आज के समय में डैम कंस्ट्रक्शन है ना, इरिगेशन कैनाल्स हैं, सिल्टेशन है, रिवर कोर्स चेंज हो रहे हैं, एम्बैंकमेंट्स बन रहे हैं, सैंड माइनिंग हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है और फिशिंग हो रही है। ये कुछ खतरे हैं जो घड़ियाल्स फेस करते हैं। गिल नेट्स इन पर्टिकुलर किल घड़ियाल्स ऑफ ऑल साइजेस इवन इन प्रोटेक्टेड एरियाज। गिल नेट्स मतलब वही जो मछली वगैरह को पकड़ने के लिए जो जाल डाला जाता है, उससे भी ये लोग मारे जाते हैं, मतलब घड़ियाल। अब इसके लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो 1975 से लेकर 1982 के बीच में इंडिया ने 16 कैप्टिव ब्रीडिंग और रिलीज सेंटर्स बनाए हैं और 5 घड़ियाल सेंचुरीज बनाई हैं। द स्पीशीज़ सर्वाइव्स प्राइमरीली इन 5 रिफ्यूजेस। ठीक है, जो स्पीशीज़ हैं वो 5 रिफ्यूजेस में या 5 जगहों पर प्राइमरीली सर्वाइव करते हैं। एक है नेशनल चंबल सेंचुरी, एक है कतरनिया घाट सेंचुरी, एक है चितवन नेशनल पार्क, एक है सोन रिवर सेंचुरी और एक है सतकोसिया जॉर्ज सेंचुरी। तो यहाँ पर ये सर्वाइव करते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स में क्या है? कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, मतलब कैप्टिव इनको रख के इनका ब्रीडिंग कराई जाती है, इनको वहाँ पर रेयर कराया जाता है। जो हैचलिंग्स हैं उनको वापस से रिवर में फिर रिलीज़ कर दिया जाता है। इनकी पॉपुलेशन को मॉनिटर किया जाता है। एक्टिवली मैनेजिंग थ्रेट्स। ठीक है, सैंड माइनिंग जैसे थ्रेट्स को एक्टिवली मॉनिटर किया जाता है और लोकल कम्युनिटीज़ को एंगेज किया जाता है इनके हैबिटेट को प्रिजर्व करने के लिए। तो दीज आर द एफर्ट्स विच आर बीइंग डन टू प्रिजर्व द घड़ियाल पॉपुलेशन। ठीक है, तो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप इन्वायरमेंट में लेंगे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। व्हाट टू नो अबाउट नासाज न्यू स्पेस टेलीस्कोप। देखो, नासा जो है वो एक नया टेलीस्कोप लॉन्च करने वाला है फ्राइडे यानी कि कल के दिन। 2 साल का मिशन रहेगा इस टेलीस्कोप का, टू हेल्प बेटर अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। इससे जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन है उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सभी गैलेक्सीज़ की जो ग्रोथ है अक्रॉस कॉस्मिक हिस्ट्री, मतलब जब से गैलेक्सीज फॉर्मेशन हुई है या जब से आप कह सकते हैं यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है, तब से जो भी गैलेक्सीज की ग्रोथ है उसको समझने के लिए। एंड द लोकेशन ऑफ वाटर एंड लाइफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स इन द मिल्की वे। जो मिल्की वे गैलेक्सी है जिसका हम लोग भी पार्ट है, मतलब जिसका हमारा सोलर सिस्टम भी पार्ट है, उसमें वाटर और लाइफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स, उनकी लोकेशन की वो कहाँ कहाँ पर है, उनको खोजने के लिए ये काम किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो इन 3 चीज़ें बताई गई हैं अबाउट द ऑब्जर्वेटरी। अब इसका नाम बड़ा ही टिपिकल है वैसे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपॉक ऑफ रीआयनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर, दैट इज स्फेयरएक्स, है ना, स्फेयरएक्स इसका नाम है। तो इसमें 3 चीज़ें जो इसके बारे में बताई गई हैं। सबसे पहला है मोस्ट कलरफुल कॉस्मोस मैप। स्फेयरएक्स जो है वो मैप करेगा यूनिवर्स को 2 काइंड के कॉस्मिक लाइट में, एक है ऑप्टिकल लाइट और एक है इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, ह्यूमन आई जो है वो सिर्फ ऑप्टिकल लाइट देख सकती है, लेकिन हम लोग इंफ्रारेड जो है वो हमें इनविजिबल होती है। अब इंफ्रारेड लाइट को स्टडी करने के लिए, जिसमें जो स्पेस के फारदेस्ट रीचेज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, बर्थ ऑफ द स्टार्स के बारे में या गैलेक्टिक स्ट्रक्चर्स के बारे में जो डिटेल्स होती है,
उसको स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट स्पेशलाइज तरीके के कैमराज और टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, जैसे ये है JWST, दैट इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब ये जो JWST है दैट इज ग्रेट एट ऑब्जर्विंग लोकलाइज रीजन्स ऑफ द यूनिवर्स। तो ये रीजन मतलब यूनिवर्स के किसी लोकल एरिया के ऊपर तो ये स्टडी कर सकता है, उसको ये ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन स्फीयर एक्स जो है दैट विल इमेज द एंटायर स्काई एज सीन फ्रॉम द अर्थ। स्फीयर एक्स जो है वो पूरे के पूरे स्काई की इमेज बनाएगा, और वो भी ऐसे जैसे कि हम उसको अर्थ से देख रहे हैं उस तरीके का दिखाई देगा। जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो किसी एक पर्टिकुलर या एक लोकल रीजन को ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, ये उसका पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद बात है कॉस्मिक इन्फ्लेशन को मेजर करना। वन ऑफ द प्राइमरी एम्स ऑफ स्फीयर एक्स इज टू मेजर समथिंग कॉल्ड कॉस्मिक इन्फ्लेशन। अब ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन क्या होता है? कॉस्मिक इन्फ्लेशन एक ऐसा पीरियड है लगभग आज से 14 बिलियन साल पहले, जब यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड किया था फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ऐसा हुआ था कि जो यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट है वो लाइट की स्पीड से भी तेज हुआ था। ठीक है, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उसको कहा जाता है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि दैट इन्फ्लेशन एक्सप्लेन्स एस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स सच एज इज फ्लैटनेस और लैक ऑफ कर्वेचर ऑन द लार्जेस्ट स्केल। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जो इन्फ्लेशन है वो हमें यूनिवर्स के कुछ ऐसे एस्पेक्ट जैसे कि फ्लैटनेस या लैक ऑफ कर्वेचर उसको बड़े स्तर पर बताता है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन रिमेन्स पुअरली अंडरस्टूड, अभी तक इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। और स्फीयर एक्स जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेजेस का यूज़ करेगा टू मेजर द 3D पोजिशंस ऑफ अबाउट 450 मिलियन गैलेक्सीज अक्रॉस द कॉस्मिक हिस्ट्री। ठीक है, 450 मिलियन गैलेक्सीज की 3D पोजीशन को ये मेजर करेगा अक्रॉस द कॉस्मिक हिस्ट्री। कॉस्मिक हिस्ट्री मतलब जब से यूनिवर्स फॉर्म हुआ है तब से। इससे ये होगा कि साइंटिस्ट जो हैं वो एक पिक्चर बना पाएंगे ऑफ द कॉस्मोस इन बोथ पोजीशन एंड टाइम। ठीक है, कि किस टाइम पर किस जगह पर कौन सी गैलेक्सीज थी उसके बारे में ये वहाँ से एक पूरी पिक्चर क्रिएट करेंगे। तो उससे उनको कुछ जो एक्सपेंशन वगैरह हुआ या जो इवोल्यूशन हुआ एट यूनिवर्स का उसके बारे में ये पता लगा पाएंगे। देन द थर्ड थिंग इज सर्च फॉर लाइफ। स्फीयर एक्स जो है वो आइडेंटिफाई करेगा वाटर एंड लाइफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स जिनको बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मिल्की वे गैलेक्सीज जहाँ पर अर्थ लोकेटेड है वहाँ पर। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्रोजन है इन आइसी पार्टिकल्स विच आर लोकेटेड इन सम ऑफ द कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द गैलेक्सी। ठीक है, जो गैलेक्सी के सबसे ठंडे पार्ट्स हैं वहाँ पर ये लोकेटेड है, आइसी फॉर्म्स में है। और अर्थ में लाइफ होने के लिए जो बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स हैं दे वुड हैव समहाउ ट्रेवल टू दीज रीजन्स फ्रॉम दीज रीजन्स टू अवर प्लेनेट। ठीक है, अर्थ में लाइफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब जनरली साइंटिस्ट का ये मानना है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी की, क्योंकि बहुत बड़ी गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी के जो सबसे कोल्डेस्ट पार्ट्स हैं वहाँ पर आइसी फॉर्म्स में है ना, मतलब ठंडे बर्फ के फॉर्म में। तो वो आइसी फॉर्म से कैसे अर्थ तक पहुँच गए वो मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ और वाटर पॉसिबल है, उस चीज़ के बारे में ये स्टडी करेंगे। एग्जैक्टली हाउ दिस हैपेंड इज नॉट नोन येट। अभी तक ये कैसे हुआ इसी का पता लगाना है, ये अभी तक नहीं पता है। जो नया टेलीस्कोप है स्फीयर एक्स, ये प्रोवाइड करेगा एक कंप्लीट सेंसस ऑफ बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स इन बोथ द मिल्की वे एंड नियर बाई सिस्टम्स। ठीक है, मिल्की वे में और उसके आसपास के सिस्टम्स में ये बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट सेंसस करेगा कि वहाँ पर कितने इस तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद वी कैन देन डिटरमाइन द नेसेसरी कंडीशंस टू फॉर्म द बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स इन स्पेस, कि स्पेस में बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स बनने की क्या नेसेसरी कंडीशन है उसका भी पता लगाया जा सकता है। और इन टर्न दिस कैन टेल अस अबाउट अ क्रूशल स्टेप इन हाउ लाइफ केम टू बी। और इससे फिर ये भी पता लग सकता है कि किस तरीके से जो है वो लाइफ डेवलप हुई। ठीक है, क्योंकि लाइफ डेवलप होने के लिए इस तरीके के मॉलिक्यूल्स का होना ज़रूरी है ना, जो बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कैसे आए। ठीक है, और क्या इनके स्पेस में नेसेसरी कंडीशंस है इनके फॉर्मेशन के लिए, वो इससे पता लग सकता है। तो बेसिकली इसका 3 काम है। एक मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके के बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स खोजना, एक बेसिकली ये है अबाउट दी कॉस्मिक इन्फ्लेशन को मेजर करना, जो एक्सपेंशन है उसके बारे में, और तीसरी चीज़ है कि कॉस्मोस का मैप बनाना। ठीक है, जो कि इसमें बनाया जाएगा इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड और ऑप्टिकल लाइट में। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, तो साइंस एंड टेक रिलेटेड आर्टिकल ये हो गया। ध्यान रखिएगा स्फीयर एक्स टेलीस्कोप किसका है, नासा का है। ठीक है,
चलो इसके बाद अगला आर्टिकल देखते हैं। यह आर्टिकल बात कर रहा है हाउ ट्रम्प्स गोल्ड कार्ड यूएस वीजा कुड वर्क एंड व्हाट कंसर्न्स इट रेजेस। देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंस किया है एक वीज़ा प्रोग्राम जिसको कहा गया है गोल्ड कार्ड। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जो अमेरिका में परमानेंटली रिसाइड करना चाहते हैं और अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि उनको अमेरिका की नागरिकता मिल जाए, उनके लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रंप ने ये कहा है कि वी आर गोइंग टू बी सेलिंग आर गोल्ड कार्ड, हम एक गोल्ड कार्ड जो है वो बेचेंगे और इसके ऊपर प्राइस जो है वो लगभग $5 मिलियन का बताया गया। $5 मिलियन का मतलब है लगभग आज के अगर आप जो एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से अगर देखें तो लगभग 43 करोड़ के आसपास का ये कार्ड है। ठीक है, इट्स गोइंग टू गिव यू ग्रीन कार्ड प्रिविलेजेस प्लस इट्स गोइंग टू बी अ रूट टू अमेरिकन सिटीजनशिप। ठीक है, इससे आपको जो ग्रीन कार्ड की फैसिलिटीज़ मिलती है, मतलब वहाँ पर रहने की जो सुविधाएं मिलती हैं वो इससे मिल जाएंगी, परमानेंट रेसिडेंसशिप की, और साथ ही साथ अमेरिकन सिटीजनशिप भी आपको आगे जाके इससे मिल सकती है। एंड वेल्दी पीपल वुड बी कमिंग इन टू आवर कंट्री बाय बाइंग दिस कार्ड। और इससे क्या होगा कि ज़्यादा पैसे वाले लोग जो हैं वो हमारे देश में यानी कि अमेरिका में आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। इस स्कीम की जो डिटेल्स हैं वो अभी 2 हफ्ते में लगभग पता लगेंगी। और ये जो है एक इनका पुराना प्रोग्राम होता था EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम, ये उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब ये EB-5 की अगर हम बात करें तो EB-5 प्रोग्राम जो है इसको वहाँ की जो कांग्रेस यानी कि जो संसद है उसने 1990 में बनाया था। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। ये रेसिडेंसी यानी कि ग्रीन कार्ड परमिट करता है टू द फॉरेनर्स हु इन्वेस्ट इन अमेरिकन बिजनेसेस। ठीक है, ऐसे फॉरेनर्स जो अमेरिका के बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनको वहाँ पर रेसिडेंसी या ग्रीन कार्ड, परमानेंट रेसिडेंसी या ग्रीन कार्ड मिलता है। ठीक है, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है, ये जो EB-5 प्रोग्राम है, कि इन्वेस्टर्स को लगभग 1.05 मिलियन या आप कहिए कि 8 लाख मिलियन के आसपास, 8 लाख मिलियन डॉलर्स के आसपास किसी स्पेसिफिक केस में इन्वेस्ट करना होता है ना, और कम से कम 10 जॉब्स जो है वो अमेरिकन के लिए क्रिएट करनी होती है। उस कंडीशन पे आप ये EB-5 प्रोग्राम के तहत यहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो गोल्ड कार्ड है, हालांकि इसकी अभी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट वाला फंडा नहीं होगा। ठीक है, कि अमेरिकन बिजनेसेस में आपको इन्वेस्ट करना है या आपको अमेरिकन के लिए जॉब क्रिएट करनी है, ऐसा कोई फंडा इसमें नहीं होगा। इट कुड सिंपली बी अ डायरेक्ट परचेज ऑफ ग्रीन कार्ड, कि आप पैसा दें, ठीक है, फ्लैट $5 मिलियन जो है वो US गवर्नमेंट को दें और आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, मतलब पैसे वालों के लिए है ये। इट अपीयर्स लाइकली दैट द US CIS विल एडमिनिस्टर एंड रेगुलेट द इशुएंस ऑफ द गोल्ड कार्ड एज वेल। तो जो ये इनका जो ये वाली सर्विस थी, US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, है ना, यही इसको, इस कार्ड को इशू भी करेंगे और इसको एडमिनिस्टर भी, पूरा का पूरा रेगुलेशन यही करेंगे। एंड US CIS ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके जो इन्वेस्टमेंट साइड होगी उस स्कीम की, उसको देखेंगे। प्रोसेसिंग टाइम्स आर एक्सपेक्टेड टू बी शॉर्ट टू इंसेंटिवाइज द स्कीम। इस स्कीम को इंसेंटिव, मतलब ऐसा इंसेंटिव रखने के लिए कि लोगों को अट्रैक्ट करे ये स्कीम, प्रोसेसिंग टाइम जो है वो भी इसमें कम होगा। अब इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा? तो इट कुड बी आर्ग्यूड दैट द क्लियर एंड सिंपल रूट टू रेसिडेंसी ऑफर्ड बाय द स्कीम विल ब्रिंग हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स टू अमेरिका। ठीक है, हुज इन्वेस्टमेंट्स विल स्टिमुलेट द US इकोनॉमी। तो इसका जो क्लियर और सिंपल रूट है ये रेसिडेंसी पाने का, है ना, इस गोल्ड कार्ड के तहत, इस स्कीम के तहत, तो इससे होगा क्या कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो अमेरिका में आएंगे, फिर वो कुछ इन्वेस्ट करते हैं यहाँ अमेरिका में, तो उससे US की इकोनॉमी जो है वो बढ़ सकती है। और हाई नेटवर्थ इमिग्रेंट जो हैं वो जनरली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जो आपका लग्जरी मार्केट्स हैं, बिजनेसेस है, वहाँ पर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे वो अगर यहाँ पर रहने आते हैं, परमानेंट रेसिडेंसी उनको मिलती है, वो ऐसे एरियाज़ में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे सेक्टर्स में, तो उससे उनकी इकोनॉमी को जो है वो फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, इसके बाद एंड कुछ कंसर्न्स भी यहाँ पर बताए गए हैं। वाइल द गोल्ड कार्ड स्कीम थ्रोज अप सेवरल एथिकल, लीगल एंड पॉलिटिकल कंसर्न्स, इसमें कुछ कंसर्न्स हैं, वो क्या है देखिए। द प्रोग्राम कुड बी सीन एज पुटिंग अमेरिकन सिटीजनशिप ऑन सेल, यानी कि ये प्रोग्राम को ऐसा भी देखा जा रहा है कि ये या इसके थ्रू अमेरिकन सिटीजनशिप जो है उसको बेचा जा रहा है। ठीक है, मनी को फेवर किया जा रहा है ओवर मेरिट,
कैटरिंग टू द रिच एट द एक्सपेंस परहैप्स ऑफ टैलेंटेड प्रोफेशनल्स। टैलेंटेड प्रोफेशनल्स के कीमत पर, मतलब उनकी जगह आप रिच लोगों को जो है वो ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं। ठीक है, मनी ओवर मेरिट की बात हो रही है कि मनी को आप ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं ओवर मेरिट। कि आप ये बोल रहे हैं कि भैया $5 मिलियन दो और यहाँ पर आके रहने लगो, बात ख़त्म। ठीक है, इमिग्रेशन प्रोग्राम्स with an investment component can be vulnerable in the absence of strong regulatory checks to possible money laundering and undue foreign influence। ठीक है, इस तरीके के इमिग्रेशन प्रोग्राम जिसमें इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट होता है ये वल्नरेबल हो सकते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी चेक्स ना हो तो इससे मनी लॉन्ड्रिंग, अनड्यू फॉरेन इन्फ्लुएंस ये भी बढ़ सकता है। ठीक है, ट्रंप ने जो है वो जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ये जो स्कीम है ये रशियन ओलिगार्क्स मतलब जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, रसूखदार लोग होते हैं, उनके लिए लिखा गया है कि रशियन ओलिगार्क्स के लिए भी क्या ये ओपन होगा। तो उन्होंने बड़ी बेपरवाही से ये कहा कि यह पॉसिबली हाँ उनके लिए भी हो सकता है। उनका ये कहना है कि मैं कुछ ऐसे रशियन ओलिगार्क्स को जानता हूँ जो कि बहुत क्या है, दे आर वेरी नाइस पीपल, ऐसा ट्रंप का कहना है। इफ़ द गोल्ड कार्ड कम्स विदाउट अ रिक्वायरमेंट टू इन्वेस्ट इन जॉब्स क्रिएटिंग एंटरप्राइजेज पर पैसिव इन्वेस्टर्स कुड गेन रेसिडेंस इन द यूएस विद नो कंट्रीब्यूशन टू इट्स इकोनॉमी। ये भी एक चिंता है। जैसे उन्होंने कहा ना कि यहाँ पर लोग आएंगे, वो हमारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमारे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर इसमें कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं होता है जैसे कि EB5 में था कि आप आ रहे हैं तो आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, अगर ऐसा इसमें नहीं होता कंपोनेंट में, मतलब गोल्ड कार्ड में अगर ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं होता है तो लोग सिर्फ वहाँ पर आ सकते हैं, पैसा दे सकते हैं $5 मिलियन और अपनी रेसिडेंसी लेके वहाँ रह सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी कि उसके बाद वो इन्वेस्ट करें ही करें। ठीक है, तो ये भी एक इशू हो सकता है, ये भी एक कंसर्न है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर उनकी इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, है ना। अब यहाँ पर जो मेन सवाल है वो यही है कि वेदर द US सिटीजनशिप इज़ टू बी पुट ऑन सेल, कि क्या US सिटीजनशिप यानी कि अमेरिका की नागरिकता को बेचा जा रहा है, और वेदर US इमिग्रेशन पॉलिसी शुड प्रिविलेज स्किल्स कंट्रीब्यूशन एंड डाइवर्सिटी, कि क्या US की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसमें स्किल्स, कंट्रीब्यूशंस और डाइवर्सिटी को जो है वो प्रिविलेज देना चाहिए। अ सिमिलर प्रोग्राम इन कनाडा में भी हालांकि इस तरीके का प्रोग्राम था लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी कम था, उसका कुछ मिसयूज़ हुआ तो उसको बंद कर दिया गया। अब आगे के चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो मतलब वहाँ की जो संसद है दैट इज़ इन कांग्रेस, जो इमिग्रेशन पॉलिसी में कुछ भी बदलाव होता है तो उसको वहाँ की जो संसद या कांग्रेस है वहाँ से अप्रूव कराना पड़ता है। जो रिपब्लिकन पार्टी है हालांकि उसके अभी दोनों सदनों में, जो वहाँ के दोनों हाउसेज हैं वहाँ पर मेजॉरिटी है, लेकिन सारे के सारे जो रिपब्लिकन्स हैं, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, वो ये नहीं चाहेंगे कि उनको वो इस बात के एक्यूज्ड बने कि अमेरिकन सिटीजनशिप को बेचा जा रहा है। और जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो ऑब्वियस ही बात है कि इस प्रपोजल का अपोज ही करेंगे। इसके बाद आगे अगर देखें तो इन कोर्ट्स मोस्ट लीगल challenges in visa program originate from the administration of the program rather than the program itself। ठीक है, जितने भी इस तरीके के वीज़ा प्रोग्राम्स को लेकर लीगल चैलेंजेस हुए हैं, मतलब कोर्ट केसेस वगैरह हुए हैं, वो उस प्रोग्राम के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हुए हैं, प्रोग्राम इटसेल्फ को लेकर नहीं हुए हैं। ठीक है, इट इज़ टू अर्ली टू गेस व्हाट लीगल चैलेंजेस ट्रम्प्स गोल्ड कार्ड में फेस। अब इसमें क्या लीगल चैलेंजेस हो सकते हैं ये अभी बताना बहुत जल्दी है। इंडियंस एंड द गोल्ड कार्ड। अब इंडियंस और गोल्ड कार्ड की अगर हम बात करें तो 2023 के फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 631 लोगों ने इंडियंस ने जो ये US ग्रीन कार्ड था EB5 प्रोग्राम के थ्रू इसको लिया था। ठीक है, अब इसमें जो स्कीम है इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड सिर्फ $1 मिलियन का है जो EB5 था। तो जब उसमें लोगों ने इतना कम लिया, मतलब सिर्फ 631 लोगों ने लिया एक साल में, 631 इंडियंस ने, तो वहीं जब ग्रीन कार्ड का अमाउंट इतना कम था तो गोल्ड कार्ड की कीमत तो मैंने आपको बताया कि उसकी 5 गुना है, 5 मिलियन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 43 करोड़ से ऊपर है एट प्रेजेंट। तो ये इंडियंस के लिए अट्रैक्टिव होगी ऐसा लगता नहीं है। ठीक है, मतलब काफ़ी कम इंडियंस जो है, मतलब बाकी देशों की हम बात नहीं कर रहे हैं, बट इंडियंस की अगर हम बात करें तो जहाँ इंडियंस ने सिर्फ 631 ने ही 1 मिलियन का ये EB5 प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तो ये जो गोल्ड कार्ड है ना, जो आपको मिल रहा है लगभग $5 मिलियन पर, मतलब 1 मिलियन से 5 गुना रेट पर, तो उसमें कितने लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे वो कहना मुश्किल है, और लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। इंडिया में भी जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, अगर वो चाहें तो
दे कुड लीव, ठीक है, वो अमेरिका जा सकते हैं, रह सकते हैं, परमानेंट उनको रेसिडेंसी मिल जाएगी, कुछ समय के बाद अमेरिका की नागरिकता भी मिल सकती है ना। चलिए, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी गोल्ड कार्ड यूएस वीज़ा प्रोग्राम। ठीक है, चलिए, ये आज के आर्टिकल्स हो गए। एक आर्टिकल कल का था छोटा सा, वो भी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल बात कर रहा है, इसका टाइटल है नक्शा। नक्शा जो है उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? नक्शा मीन्स मैप। ठीक, देखिए, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर दैट इज शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने एक नक्शा नाम का एक प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया। इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, दैट इज नक्शा इनिशिएटिव। इसको पिछले हफ्ते जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन से इन्होंने लॉन्च किया है। अब ये है क्या? ये सिटी सर्वे और मैपिंग इनिशिएटिव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि शहरों का सर्वे किया जाएगा, उनकी मैपिंग की जाएगी, एंड दिस इज अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, जो DILRMP है उसके अंडर में ये है। इसको डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसके अंतर्गत जो लैंड रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट है वो इसको देखेगा। ये 1 ईयर का पायलट प्रोग्राम है। इसको लॉन्च किया गया है 152 अर्बन लोकल बॉडीज़ में अक्रॉस द 26 स्टेट्स। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के अनुसार द नक्शा प्रोग्राम will aim to create a comprehensive and accurate geospatial database for urban land records। ठीक है, इसमें बेसिकली एरियल और फील्ड सर्वे किए जाएंगे, एरियल सर्वे ड्रोन्स वगैरह के थ्रू किए जाएंगे, एडवांस GIS टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। प्रोग्राम इन्हेंसेज एफिशिएंसी इन लैंड गवर्नेंस, लैंड गवर्नेंस में एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना, जो प्रॉपर्टी ओनरशिप के रिकॉर्ड्स हैं वो स्ट्रीमलाइन होंगे और इससे अर्बन प्लानिंग में भी मदद मिलेगी। अब ये प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों थी? द प्रोग्राम एड्रेसेस द नीड फॉर अपडेटिंग लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरियाज़। जो अर्बन एरियाज़ में लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट करने की ज़रूरत महसूस हुई, इसीलिए ये प्रोग्राम के थ्रू वो किया जाएगा। जो लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है वो इंडिया में इम्प्रूव किए हैं इन रूरल एरियाज़ ओवर द टाइम, लेकिन कई सारे ऐसे शहर हैं जहाँ के मैप्स आज भी नहीं अवेलेबल हैं। ठीक है, कुछ स्टेट जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, इनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं जहाँ के जो मैप्स हैं जो या फिर लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो आउटडेटेड हैं या अनस्ट्रक्चर्ड हैं। ठीक है, इससे बेसिकली गवर्नेंस में और टैक्सेशन में काफ़ी इनएफिशिएंसीज पैदा होती है। तो ये आइडिया जो है वो पहली बार पिछले साल के बजट में आया था। लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरियाज विल बी डिजिटाइज्ड विद GIS मैपिंग, IT बेस्ड सिस्टम फॉर प्रॉपर्टी रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, अपडेटिंग एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन विल बी established, and these will also facilitate improving the financial position of urban local bodies। ऐसा जो पिछले साल जुलाई में बजट आया था उसमें ये बात कही गई थी, और इस साल के बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि अर्बन सेक्टर रिफॉर्म्स रिलेटेड टू गवर्नेंस, म्युनिसिपल सर्विसेज, अर्बन लैंड एंड प्लानिंग विल बी इंसेंटिवाइज्ड। और एक बार ये पूरा हो जाएगा तो नक्शा जो है इससे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड डिस्प्यूट्स के जो मतलब जो लैंड को लेकर विवाद होते हैं वो कम हो जाएंगे। फास्टर एंड मोर एफिशिएंट अर्बन प्लानिंग। ठीक है, अर्बन प्लानिंग जो है वो थोड़ा सा फास्ट होगी, थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट होगी। एंड देयर विल बी इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन, जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है वो भी इम्प्रूव होगा। अब इसमें कितना खर्चा आएगा? तो 2011 की सेंसस के अनुसार इंडिया में लगभग 7,933 टाउन्स हैं, शहर हैं, जो लगभग 1.02 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करते हैं। ठीक है, ऑफ द 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर जोग्राफिकल एरिया जो देश का है उसके कंपैरिजन में 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करते हैं। और नक्शा जो है वो लगभग 4,142 स्क्वायर किलोमीटर अंडर द पायलट प्रोजेक्ट जो 1 साल का है उसमें ये इतना एरिया कवर करेगा। ये इनिशिएटिव जो है वो एंटायरली सेंट्रली फंडेड है। ठीक है, मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये हो गई। पायलट प्रोजेक्ट का जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो लगभग 194 करोड़ है। एट द यूनिट लेवल द कॉस्ट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द कैमरा यूज्ड। ठीक है, कि कौन से कैमरे का इस्तेमाल करके इमेजेस वगैरह ली जा रही हैं तो कॉस्ट उसके हिसाब से वेरी होगी। अगर एक सिंपल कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है तो पर स्क्वायर किलोमीटर की कॉस्ट लगभग 25,000 से 30,000 रुपये होगी, और अगर 3D कैमरे का यूज़ किया जाता है तो जो प्राइस है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर तक के लिए 60,000 रुपये तक भी जा सकता है। अब ये सर्वे कैसे किया जाएगा? तो इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, एरियल फोटोग्राफी ली जाएगी, हाई रेजोल्यूशन कैमराज उसका इस्तेमाल किया जाएगा। 3 स्टेज प्रोसेस में पहले
एक एरिया को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, और उसका फिर एक फ़्लाइट प्लान बनाया जाएगा ड्रोन सर्वे के लिए कि कैसे कैसे जो है वो ड्रोन को उड़ाना है ताकि उस पूरे एरिया का सर्वे हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद जो ड्रोन फ्लाइट्स हैं वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। सेकंड स्टेज में फील्ड सर्वे किया जाएगा, ठीक है, कि जो ग्राउंड पर जो कंडीशंस है उनको वेरीफाई करने के लिए फील्ड सर्वे किया जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, ओनरशिप, रजिस्ट्रेशन डीड्स, इनको लिंक की जाएगी हर लैंड पार्सल और प्रॉपर्टी के साथ कि कोई भी ज़मीन का टुकड़ा है तो वो किसका है, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी टैक्स कैसे भरा गया है, नहीं भरा गया है, उसकी ओनरशिप किसके पास है, रजिस्ट्रेशन डीड्स वगैरह वो सब लिंक की जाएंगी। उसके बाद 2D और 3D मॉडल जो हैं वो प्रिपेयर किए जाएंगे एंड ड्राफ्ट लैंड ओनरशिप डिटेल्स विल बी पब्लिश्ड, ठीक है। लैंड ओनरशिप की जो डिटेल्स हैं वो ड्राफ्ट फॉर्म में पब्लिश की जाएंगी। तीसरी स्टेज में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस विल बी अकाउंटेड फॉर, मतलब किसी को भी अगर कोई क्लेम करना है या किसी का कोई ऑब्जेक्शन वगैरह है तो वो सब लेने के बाद उनको लिया जाएगा, उनको एड्रेस किया जाएगा और इन सब के बाद फाइनल मैप जो हैं वो पब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पायलट प्रोजेक्ट चलेगा अगले 1 साल तक और इसमें कुछ एरियाज़ का, मतलब हालांकि वैसे तो खाली काफ़ी कम एरिया है, 4142 स्क्वायर किलोमीटर ही है, उसको लेकिन पूरे तरीके से मैप कर लिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ स्कीम। आप एक तरीके से इसको अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ले सकते हैं। द स्कीम नेम इज़ नक्शा, ठीक है। चलिए, तो कल के और आज के मिला के यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो इसलिए हम लोग सेशन को फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे इस तरीके की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक आपको हमारे ऐप और वेबसाइट में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ हमारे पास जीएस और करंट अफेयर्स, ओनली जीएस, ओनली करंट अफेयर्स, ओनली सीसेट, इनमें से जिसमें भी आप एनरोल करना चाहें कर सकते हैं। हमारा सीसेट का जो कोर्स है इसमें भी एनरोल करने की लास्ट डेट है 28 फरवरी, यानी कि आज आपके 27 हो गई है, तो सिर्फ कल रात तक आप लोगों के पास टाइम है, आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। ओनली 999 में ये बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसके थ्रू जाके एनरोल कर सकते हैं। बाकी आप ऐप को अगर डाउनलोड करना चाहें हमारे ऐप को तो प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और अगर आपको प्ले स्टोर में ऐप नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया उसके थ्रू भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे इसका। डाउनलोड करने का ऐप फ़ायदा ये है कि आपने अगर किसी भी हमारे वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप को डाउनलोड करके, मतलब ऐप के थ्रू वीडियोस डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फ़ायदा या बेनिफिट आपको भी मिलेगा। आपको तो ज़्यादा ही मिलेगा, थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना। चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।